Good morning, class 6. Today we are going to read a chapter in science. This is chapter number 14 and the chapter name is water. Okay students, आज हम इस चैप्टर में वाटर के बारे में पढ़ेंगे. वाटर कंजर्वेशन हो गया हमारा, वाटर के यूजेस जो होते हैं एंड उसके सोर्सेज जो होते हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे. तो जो वाटर इसमें जो चैप्टर कंटेंट है वो कुछ ये होगा. इसमें कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं आपको. जैसे फर्स्ट पॉइंट है हमारा हाउ मच वाटर डू वी यूज़, यानी कि हम कितना पानी यूज़ करते हैं. सेकंड पॉइंट है वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम, हमें पानी कहाँ से प्राप्त होता है. थर्ड पॉइंट है वाटर साइकिल. एंड फोर्थ पॉइंट इज़ व्हाट हैपन्स इफ़ इट रेन्स हैवीली, कि क्या होता है कि जब बरसात जो होती है बहुत हैवी रेन होती है, काफ़ी भारी बरसात होती है, तब क्या होता है. एंड फिफ्थ पॉइंट जो है इसका व्हाट हैपन्स इफ़ इट डज नॉट रेन फॉर अ लॉन्ग पीरियड, और जब लंबे समय तक बरसात नहीं होती है तब क्या होता है. सिक्स पॉइंट है हाउ कैन वी कंजर्व वाटर, और पानी का जो कंजर्व होता है संरक्षण करना यानी कि बचाना, तो हम पानी का संरक्षण कैसे कर सकते हैं. और जो सेवन्थ पॉइंट है वो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का. ठीक है, तो बच्चों ये जो कुछ पॉइंट्स मैंने अभी आपको पढ़ के सुनाए हैं ये हमारा चैप्टर कंटेंट है, यानी कि इन पॉइंट्स को हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, इनको अच्छे से देखेंगे हम. तो बच्चों हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमें यहाँ दे रखा है. आप यहाँ देख सकते हैं ब्लू कलर का एक बॉक्स है, उसमें जो है चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है, तो इसको पढ़ते हैं फिर चैप्टर स्टार्ट करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ लिखा हुआ है वाटर के बारे में. वाटर इज़ यूज्ड इन मोस्ट ऑफ आवर डेली एक्टिविटीज़ सच एज बाथिंग, वॉशिंग, कुकिंग, ड्रिंकिंग एक्सेट्रा. वाटर इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स एंड इन इंडस्ट्रीज़. तो बच्चों आप देख सकते हो पानी जो है हमारी जो है डेली एक्टिविटीज़ जितनी भी होती हैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पानी का हमें यूज़ करना होता है. सच एज फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो कि बाथिंग हो गया हमारा, वॉशिंग हो गया यानी कि नहाना धोना, कुकिंग, ड्रिंकिंग, जो खाना बनाने में पीने के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं, हम पानी का ही यूज़ करते हैं. वाटर इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स एंड इन इंडस्ट्रीज, जो हमारे व्यवसाय होता है, कारखाने वगैरह हो गए, इन सब में भी, और फसल उगाने, ग्रोइंग क्रॉप्स जो फसलें होती हैं यानी खेतों में उनकी सिंचाई के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं, हम पानी का यूज़ करते हैं. आगे बात हो रही है वाटर इज़ अ वाइटल बॉडी फ्लूइड विच रेगुलेट्स लाइफ प्रोसेसेस such as digestion of food, transportation of nutrients, and exertion of body wastage, etc. In fact, our body is 70% of water as it makes up 83% of our blood, 73% of our brain and 90% of our lungs. ठीक है, तो बहुत इसको थोड़ा सा शॉर्ट में वगैरह समझेंगे, इंट्रोडक्शन की ही बात हो रही है. जो हमारा बॉडी है हमारे अंदर जो हमारी जो पूरी लाइफ प्रोसेस चल रही है हमारे शरीर में, जो भी हमारे जीवन जीने के लिए, जैसे हमारे डाइजेशन हो गया, हमारे खाना खाते हैं उसके डाइजेशन के लिए हमारे जो पोषक तत्व होते हैं यानी कि न्यूट्रिएंट्स की बात हो रही है, वो हमारे पोषक तत्व हो गए, उनका ट्रांसपोर्टेशन, और जो हम भोजन करने के बाद जो हमारा डाइजेशन होता है, तो जो हमारे खाना जो हम भोजन हमने किया होता है उसका जो वेस्ट पार्ट होता है उसके एग्जर्शन में भी वाटर काफ़ी हेल्पफुल होता है. और जो हमारा बॉडी के लिए बात हो रही है, बॉडी के जो है हमारा 70% ऑफ वाटर पानी की मानी जाती है, जिसका 83% जो हमारा ब्लड का होता है, 83 और 70% ब्रेन एंड द 90% जो होता है उसका लंग्स के लिए माना जाता है. ठीक है, तो आगे बात हो रही है इट इज़ ऑल्सो नीडेड by plants for the germination of seeds and in the process of photosynthesis. ठीक है, तो जो पानी है सिर्फ हम ह्यूमन बींग्स के लिए, हम प्राणियों के लिए भी आवश्यक नहीं है, इसके अलावा जो हमारे पौधे होते हैं उनमें भी काफ़ी हेल्प, उनके भी काफ़ी ज़रूरत होती है पानी की. किस चीज़ में ज़रूरत होती है, जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, यानी कि जो एक छोटा सा बीज होता है उसके जर्मिनेशन या अंकुरण में भी पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. एंड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो पौधों में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है यानी कि प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं इसमें, इसकी जो पूरी प्रक्रिया होती है उसमें भी पानी की बहुत आवश्यकता होती है. ठीक है, तो इतना जब हम इंट्रोडक्शन में हम देख रहे हैं, तो आगे बात हो रही है इसमें सो लाइफ विदाउट वाटर कैन नॉट बी इमेजिन. तो जल के बिना जीवन को जो है, हमारे जो लाइफ है हमारी, पानी के बिना हम इसको इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं. हैव यू एवर थॉट अबाउट द क्वांटिटी ऑफ वाटर कंज्यूम्ड इन अ डेली यूज़, क्या आपने कभी इस बारे में सोचा, इस बारे में विचार किया कि हम एक दिन में कितना पानी जो है हम कंज्यूम करते हैं, यानी कितना पानी हम यूज़ कर लेते हैं.
In this chapter, we shall discuss about the consumption of water, its sources and its conservation. तो अब हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, हम डिस्कस करेंगे कि हम पानी कितना यूज़ करते हैं, इसके सोर्सेस क्या क्या हैं, यानी कि हमें कहाँ से प्राप्त होता है, और इसका कंजर्वेशन यानी कि हम इसका संरक्षण कैसे कर सकते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट अब हम पढ़ने जा रहे हैं, हाउ मच वाटर डू वी यूज़, हम कितना पानी यूज़ करते हैं. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसे भी. वी नीड वाटर फॉर मोस्ट ऑफ आवर डेली नीड्स. जो हम जो है हमारी जो भी दैनिक दिनचर्या जो हमारी रेगुलर है, तो उसमें हमारी जो भी आवश्यकताएं होती हैं, हमें वहाँ पे पानी की कितनी आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है. यह लिखा है मोस्ट ऑफ आवर डेली नीड्स, जो भी हमारी दैनिक जो भी आवश्यकताएं हैं उनमें हमें पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. लेट अस एस्टिमेट द क्वांटिटी ऑफ वाटर कंज्यूम्ड बाय अ फैमिली ऑफ 4 थ्रू द फॉलोइंग एक्टिविटीज़. तो नीचे आपको एक एक्टिविटी चार्ट दिया गया है स्टूडेंट्स. इसमें हमें बताया जा रहा है, हमें बोलना है, हमें इसमें करना है एस्टिमेशन करना है एक फैमिली का, जिसमें है 4 लोग रहते हैं, इसमें 4 फैमिली मेम्बर्स हैं. अब वो फैमिली मेम्बर्स जो हैं कितना पानी कंज्यूम करते हैं एक दिन में. ठीक है बच्चों, तो यहाँ आप एक्टिविटी चार्ट देख सकते हो. इस एक्टिविटी चार्ट के लिए हमने यहाँ पे मटेरियल रिक्वायर्ड जो है, हमारा जो मटेरियल यूज़ हुआ है वो है एक बकेट जिसकी कैपेसिटी है 10 लीटर वाटर की, एक मग है जिसकी कैपेसिटी है 1 लीटर की, और एक ग्लास है जो कैपेसिटी रखता है 300 मिलीलीटर की. ठीक है, उसका जो प्रोसीजर है आपका इसमें वो है लिस्ट द एक्टिविटी फॉर विच वाटर इज़ नीडेड. ठीक है, हमें उस एक्टिविटीज़ को इसमें एक लिस्ट बनानी है, उसको मेंशन करना है जिसमें हमें पानी की आवश्यकता होती है. सेकेंड पॉइंट है मेजर द अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड for each activity by all the members of the family in a day. तो और हमें क्या करना है, जो हमारे फैमिली मेम्बर्स है हर एक मेंबर की एक्टिविटीज़ में देखना है कि कौन सी एक्टिविटी में कितना पानी यूज़ कर रहा है, उसको मीज़र करना है. ठीक है, और उसका फिर ऑब्जर्वेशन करना है और उसके ऑब्जर्वेशन को उसमें रिकॉर्ड करना है. तो बच्चों चार्ट देख सकते हो आप, यहाँ पे चार्ट दे रखा है. यहाँ पे एक तरफ आपको एक्टिविटीज़ लिखी हुई हैं, इसमें एक तरफ लिखा है क्वान्टिटी ऑफ वाटर एंड नंबर ऑफ़ फैमिली मेम्बर्स, और फिर लास्ट में लिखा है यहाँ पे लास्ट के कॉलम में टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर्स जो लिखी हुई है लीटर्स में. ठीक है बच्चों, तो हमारी सारी एक्टिविटीज़ यहाँ दे रखी है, ब्रशिंग, बाथिंग, वॉशिंग यूटेंसिल्स, क्लोथ्स, क्लीनिंग फ्लोर. तो जितनी भी डेली एक्टिविटीज़ होती हैं इंपॉर्टेंट, वो सभी एक तरफ लिखी हुई हैं, और ऊपर से यहाँ इधर नेक्स्ट कॉलम में लिखा गया है जितना भी वाटर जो हमारी जो भी क्वांटिटी है लीटर्स में वो लिखी गई है. फैमिली मेम्बर्स के नंबर लिखा गया है कि कौन से कितने मेम्बर्स ने ये वाला काम किया है. जैसे ब्रशिंग हो गया आपके पास सामने, तो ब्रशिंग जो है 4 मेंबर्स है तो सभी घर के सारे मेंबर ब्रशिंग करेंगे. बाथिंग सब करेंगे, तो सबके नंबर लिखे हुए हैं. और तो इस चार्ट के अकॉर्डिंग जो हमने यहाँ पे ऑब्जर्वेशन निकाला है उसमें हमें पता चलता है कि 502 लीटर्स जो है वाटर एक दिन में एक घर के 4 मेंबर्स ने हमें यूज़ कर लिया है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे इस तरह से हम देखेंगे इसको, इसी बारे में आगे क्या बात हो रही है. आगे बात हो रही है एक्टिविटी 1 के अकॉर्डिंग. उसमें दिखा गया एक्टिविटी 1 गिव्स जस्ट a rough estimation of water consumed by a family of 4 in a day. जो एक्टिविटी 1 है हमने यहाँ पे अभी एस्टिमेशन निकाला है, जस्ट हमें एक रफ एस्टिमेशन मिला है जिसमें हम पानी के यूज़ के बारे में हम देख रहे हैं कि एक फैमिली ने जिसमें 4 लोग रहते हैं, उन्होंने एक दिन में कितना पानी यूज़ किया है. बट द consumption of water of our daily activities depends on the location of a place, weather conditions and other factors. पर लेकिन जो अभी तो हमने रफ एस्टिमेशन निकाला था, लेकिन जो एक्चुअल में हम अगर देखेंगे तो हमें जब हमें वाटर का यूज़ दिखना है तो लोकेशन जो होती है हमें जहाँ हम रह रहे होते हैं हमारी एक्टिविटीज़ पे डिपेंड करता है. यानी कि जो लोकेशन ऑफ प्लेस है, जिस जगह हम रह रहे हैं वहाँ की लोकेशन कैसी है, वहाँ का मौसम कैसा है, और वहाँ के अदर फैक्टर्स भी होते हैं. ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग वो भी जो हमारा एस्टिमेशन होता है वो काफ़ी चेंज हो जाता है, वहाँ के वाटर के यूजेस पे इफेक्ट पड़ता है. तो इट इज़ एस्टिमेटेड दैट पर पर्सन कंजम्पशन ऑफ वाटर इन अ विलेज इन आवर कंट्री इज़ अबाउट 20 लीटर्स पर डे. ठीक है, तो जो हमारे जो देश है, कंट्री है, यहाँ पे जो विलेजेस होते हैं
पर पर्सन के अकॉर्डिंग 20 लीटर जो है एक दिन का माना जाता है, वाइल द पर्सन कंजम्पशन इन अ सिटी between 50 to 2000 liters per day. A person needs about 2 to 5 liters of water per day for ड्रिंकिंग। तो यहाँ पे बात की जा रही है पर पर्सन जो एक शहर में बात हो रही है, एक विलेज के तो बात बताएगी जो पर पर्सन यूज़ होता है 20 लीटर्स की बात, 12 लीटर्स तक बात हो रही है जो वो यूज़ करता है। बट एक शहर में माना जाता है 50 से लेकर 2000 लीटर्स तक पानी यूज़ हो जाता है। अ पर्सन नीड्स अबाउट, जो एक व्यक्ति होता है उसको एक दिन में पानी पीने के लिए 2 से 5 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। तो ये तो हो गई जो मनुष्य होता है उनको पानी की कितनी आवश्यकता होती है। आगे बात हो रही है प्लांट्स ऑल्सो नीडेड वाटर टू ग्रो। ठीक है, जो पौधे होते हैं उनको भी वृद्धि के लिए पानी की आवश्यकता होती है। फॉर अ कैबेज सीड टू ग्रो इनटू अ कैबेज अबाउट 25 लीटर्स ऑफ वाटर इज़ रिक्वायर्ड। तो जो कैबेज होती है, पत्ता गोभी होती है, उसको ग्रो, उसके जो बीज होता है उसको ग्रो करने के लिए 25 लीटर के आसपास पानी की आवश्यकता होती है। सिमिलरली फॉर ग्रोइंग 1 kg ऑफ व्हीट अबाउट 1500 liters of water is required and 1 kg of rice requires about 4500 liters of वाटर। तो इसी तरह से अभी हमने कैबेज की बात करें तो इसी अकॉर्डिंग अगर हम आगे देखें तो 1 किलो जो हमारा व्हीट होता है, गेहूँ होता है, उसको 1500 लीटर तक के पानी की आवश्यकता होती है। और जो 1 किलो राइस की बात हो रही है, 1 kg राइस होते हैं, 1 किलो चावल होते हैं, उनके लिए पानी की आवश्यकता होती है 4500 लीटर्स, यानी कि 4500 लीटर की पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब बात पौधों की बात हो गई है, आगे बात हो रही है इंडस्ट्रीज़ की। इंडस्ट्रीज़ ऑल्सो यूज़ वाटर टू प्रोड्यूस एवरीथिंग फ्रॉम पेंट्स एंड फैब्रिक्स टू लेदर एंड केमिकल्स। तो जो हमारे इंडस्ट्रीज़ होती, कारखाने वगैरह होते हैं, उन्हें भी पानी की आवश्यकता कहाँ होती है, प्रोड्यूस एवरीथिंग, जैसे हमारा पेंट हो गया है, फैब्रिक्स हो गए, उनसे लेदर या कोई इस तरह की केमिकल हो गया, कोई रसायन वगैरह, इन सब का प्रोडक्ट वो करना होता है, इनका निर्माण करना होता है। तो इन सब में भी क्या होती है, पानी की आवश्यकता होती है। Thus, water is needed not only for our daily activities but also fulfilling our other needs। तो बोल सकते हैं कि जो हमारी जो पानी होता है हमारी डेली एक्टिविटीज़ के लिए ही नहीं, इसके अलावा जो हमारी अदर नीड्स भी होती हैं, हमारी अन्य आवश्यकताएं होती हैं, उनको भी पूरा करती हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा एक फर्स्ट पॉइंट हमने कवर किया है, जिसमें था कि हम पानी का यूज़ कितना करते हैं एक दिन में। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम, यानी कि हमें पानी कहाँ से प्राप्त होता है। ठीक है, उससे पहले ठीक है हम इसको आज अब कवर करते हैं इस टॉपिक को, जिसमें लिखा है इन द प्रीवियस सेक्शन वेरियस यूजेस ऑफ वाटर एंड इट्स रिक्वायरमेंट हैव बीन डिस्कस्ड। जो इससे पहले वाला हमने अभी सेक्शन पढ़ा है, इससे पहले जो पॉइंट हमने डिस्कस किया है उसमें हम वाटर के अलग अलग प्रकार के हम उसके यूजेस देख चुके हैं कि हमें पानी की आवश्यकता कहाँ कहाँ पड़ती है। फ्रॉम वेयर डू वी गेट वाटर, हमें पानी कहाँ से प्राप्त होता है। अब हमारे पास सवाल आता है कि हमें पानी मिलता कहाँ से है। ठीक है, रिवर्स, पॉन्ड्स, स्प्रिंग्स, वेल्स एंड हैंड पम्प्स आर डिफरेंट सोर्सेज ऑफ वाटर। जो हमारी नदी हो गई, तालाब हो गए, ये झीलें वगैरह हो गई, या फिर हैंड पम्प हो गए, ये जो हमारे अलग अलग प्रकार के विभिन्न प्रकार के हमारे वाटर के जहाँ से हमें पानी मिलता है, ऐसे विभिन्न प्रकार के स्रोत हैं जहाँ से हमें पानी प्राप्त होता है। ठीक है, घर की बात करें तो एट आवर होम्स वी गेट वाटर फ्रॉम टैब्स। ठीक है, हमारे घरों में हम पानी कहाँ से प्राप्त करते हैं, हमें नल से प्राप्त होता है, विच इज़ ऑल्सो ड्रॉन फ्रॉम अ रिवर और अ लेक और अ वेल। जो भी कहाँ से कहीं ना कहीं किससे बना हुआ है, जो पानी हमें नलों में आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, कहीं ना कहीं नदियों से या किसी झील से या फिर किसी कुएँ से आता है। दस पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स एंड वेल्स आर द मेन सोर्सेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। इसलिए हम बोल सकते हैं जो हमारे तालाब होते हैं, झीलें होती हैं, नदियाँ होती हैं या फिर कुएँ, ये जो हैं हमारे पानी के मुख्य स्रोत माने जाएंगे, जहाँ से हमें कहाँ कैसा पानी मिलता है, ड्रिंकिंग वाटर यानी पीने योग्य पानी प्राप्त होता है। दीज आर कॉल्ड सरफेस सोर्सेज ऑफ वाटर। तो इन्हें माना जाता है सरफेस सोर्सेज, यानी कि ज़मीन से हमें मिलने वाला पानी होता है। सरफेस सोर्सेज के जो है मुख्य स्रोत माने जाते हैं, जो हमें धरती से प्राप्त होने वाले सोर्सेज हैं वो हैं पानी के। ये कौन कौन से, जो हो गए हमारे नदी, झील, तालाब हो गए या फिर कुआं हो गया। ठीक है, बट
हाउ डू दीज सोर्सेज गेट वाटर, लेकिन ये जो सोर्सेज होते हैं इनको पानी कहाँ से प्राप्त होता है, ठीक है, फ्रॉम द रेन। सो बट अब यहाँ पर आगे बात हो रही है, बट हाउ डू दीज सोर्सेज गेट वाटर, लेकिन ये जो सोर्सेज हैं, जो स्रोत हैं, इन्हें पानी कहाँ से प्राप्त होता है, फ्रॉम द रेन। ये एक प्रश्न उठता है कि क्या ये पानी कहाँ से प्राप्त होना है, क्या बरसात से पानी प्राप्त होता है, एग्जैक्टली। बट हाउ डू वी गेट रेन, लेकिन हमें रेन यानी बरसात कहाँ से मिलती है, हाउ डू वी गेट, हम बरसात कैसे होती है, कहाँ से आती है। वी ऑल्सो गेट वाटर फ्रॉम सोर्सेज लाइक वेल्स एंड स्प्रिंग्स, तो सिंपल सी बात है, हमें कहाँ से बरसात आती है। वी ऑल्सो गेट वाटर फ्रॉम सोर्सेज लाइक वेल्स एंड स्प्रिंग्स, जो हमें पानी है वो हमें और कहाँ से प्राप्त होता है, कुएँ वगैरह से, इस तरह के जो जगह होती हैं उनसे भी हमें पानी प्राप्त होता है। दीज आर द अंडरग्राउंड सोर्सेज ऑफ वाटर, तो ये जो होते हैं ये अंडरग्राउंड सोर्सेज होता है जो पानी के नीचे, धरती के नीचे जो हमारे पाने वाले ऐसे सोर्सेज होते हैं जो धरती के नीचे पाए जाते हैं, वो ऐसे सोर्सेज है जहाँ से हमें पानी प्राप्त होता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट पैरा में अब बात हो रही है, द ओशन एंड सीज कवर मोर देन 2/3 सरफेस ऑफ द अर्थ, जो हमारे सागर हैं और समुद्र होते हैं, जो महासागर सागर होते हैं, ये समुद्र हो गए, ये हमारे धरती का 2/3 पार्ट जो है, स्थान जो है वो पानी वाला एरिया कवर करते हैं। सी एंड ओशन वाटर कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ वेरियस सॉल्ट, जो हमारे समुद्र होते हैं, ओशन होते हैं, सागर, वो जो हैं यहाँ लिखा है सी एंड ओशन वाटर कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ वेरियस सॉल्ट, तो ये जो पानी होता है जो समुद्र में और सागर में पाया जाता है, इसमें एक काफ़ी बड़ी अमाउंट जो है वो नमक की पाई जाती है, क्योंकि ये पानी जो होता है खारा सा होता है इसीलिए, और नमकीन आप इसको बोलते हैं कि हाँ ये समुद्र का पानी कैसा होता है, खारा होता है, इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे एक काफ़ी बड़ी अमाउंट होती है सॉल्ट की यानी नमक की। ड्यू टू दीज सॉल्ट्स द सी और ओशन वाटर कैन नॉट बी यूज फॉर ड्रिंकिंग, तो ये जो नमक की जो क्वांटिटी इस पानी में पाई जाती है, इस क्वांटिटी की वजह से ही समुद्र और सागर का इन सबका जो पानी होता है वो पीने योग्य नहीं होता, हम इसको पीने के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। वॉशिंग क्लोथ्स एंड फॉर इरिगेशन पर्पस, तो हम यानी कि एग्जाम्पल है हमारे सामने, जैसे पानी हो गया पीने के लिए, हो गया हमारा कपड़े धोने के लिए, या फिर इरिगेशन, इस टाइप के जो हमें हमारा डेली यूज़ के जो काम होते हैं उन सब में हम इस पानी का यूज़ नहीं कर सकते। कौन से पानी का यूज, समुद्र का, सागर का, इन सब का पानी होता है। नेक्स्ट पैरा में बात हो रही है, बट स्टिल ओशन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल टू प्रोवाइड अस ड्रिंकिंग वाटर। The water present in the ocean evaporate by sun's heat and condense from clouds and bring rain to us. The continuous circulation of water in the nature is called वाटर साइकिल, ठीक है। तो अब लेकिन बात हो रही है कि जो हमारा समुद्र का पानी होता है या सागर का पानी होता है, हम उसको पीने के लिए, कपड़े धोने के लिए, इन सब कामों के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं, बट स्टिल ओशन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल टू प्रोवाइड अस ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि इसके अब बोला जा रहा है कि लेकिन जो सागर होते हैं, समुद्र होते हैं, ये फिर भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं हमें पीने योग्य जल देने के लिए। तो इस प्रक्रिया में जो हमारे पीने के लिए हमें पानी मिलता है, इसमें ओशन किस तरह से हेल्पफुल है, बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत एक होता है महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। कैसे कर रहा है, द वाटर प्रेजेंट्स इन द ओशन, जो समुद्र में पानी उपस्थित है वो इवेपोरेट होता है, इवेपोरेट बाय सन्स हीट, जो सूर्य से आने वाली गर्मी होती है, जो धूप होती है, उसकी ऊष्मा से जो है पूरा जो पानी है वो जो होता है समुद्र का, वो इवेपोरेट होता है, यानी वाष्पीकृत होता है, एंड कंडेंस टू फ्रॉम क्लाउड्स, और फिर क्या होता है, कंडेंस होता है बादलों से, एंड ब्रिंग्स रेन टू अस, और उसके बाद वो बरसात हमें ब्रिंग्स रेन टू अस, और हमारे लिए क्या होता है, बरसात के रूप में आ जाता है। दिस जो है आगे बात हो रही थी कंटिन्यूस सर्कुलेशन ऑफ वाटर, तो ये जो पूरा संचरण आगे चल रहा है, सर्कुलेशन पूरा चल रहा है, लगातार चलने वाला जो पानी का सर्कुलेशन है इन द नेचर, तो इस सर्कुलेशन को ही बोलते हैं वाटर साइकिल, यानी कि जल चक्र। जिस तरह से समुद्र का पानी इवेपोरेट होकर वापस बादल बनता है और उसके बाद जो कंडेंस होता है और वो बरसात होती है, तो इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं वाटर साइकिल, ठीक है। लेट अस अंडरस्टैंड हाउ डज वाटर सर्कुलेशन टेक प्लेस, तो जो है अब हम आगे समझेंगे कि जो वाटर सर्कुलेशन है, जो पानी का पूरा संचरण हो रहा है, किस तरह से टेक प्लेस, यानी कि इसके क्या स्थान है या किस तरह से काम करता है। ओके स्टूडेंट्स,
तो इसको हम आप अभी इस चैप्टर को इतना रीड करिए, इसे समझिए। इस चैप्टर में हम इसके हर एक पॉइंट को बहुत आराम से अच्छे से समझेंगे, जिससे आपको क्या हो आगे क्वेश्चन वगैरह करने में आपको किस तरह से कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है बच्चों, तो आगे वाटर साइकिल हम इसके नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे वाटर साइकिल को बहुत अच्छे से। और इस वीडियो को एंड करने से पहले हम इसका जो फास्ट फैक्ट हमें यहाँ पे साइड में दे रखा है, इसको हम एक बार देख लेते हैं। जहाँ लिखा हुआ है रेन इज़ द सोर्स ऑफ अंडरग्राउंड वाटर विच इज़ अवेलेबल टू अस फ्रॉम वेल्स एंड स्प्रिंग्स। ठीक है, पार्ट ऑफ रेन वाटर गेट्स एब्जॉर्ब्ड इन द सॉइल। ठीक है, तो अब यहाँ बात हो रही, रेन जो है एक ऐसा स्रोत होता है, किसका स्रोत होता है? अंडरग्राउंड वाटर का। ठीक है, विच इज़ अवेलेबल टू अस फ्रॉम वेल्स, जो हमारे लिए कहाँ पे हमारे अवेलेबल है, जो हमारे कुएँ वगैरह हो गए, कुएँ में हमारे लिए हमें ऐसा अंडरग्राउंड वाटर मिलता है। व्हेन इट रेन्स, और जब बरसात होती है, पार्ट ऑफ रेन वाटर गेट एब्जॉर्ब इन द सोल, और जब जो ये पानी होता है कहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाता है, कौन ऑब्जर्व होता है? मिट्टी में सारा ऑब्जर्व हो जाता है। It keeps flowing through various layers of soil and reaches to the rock bed from where it is unable to go further. At this level, it forms water reservoir. ठीक है, when wells are dug deep, water reservoirs are found above imprecious rocks. Water from these reservoirs is drawn as well water. Sometimes the water accumulated over the impervious rock exerts pressure and comes out as springs from the अर्थ सरफेस। तो इस जो हमें यहाँ हमारे लिए अंडरग्राउंड वाटर की यहाँ इस फैक्ट में बात की गई, जो कहाँ से आता है पानी, जो पूरी तरह से हमें कहाँ से बरसात से जो पानी होता है वो हमें एक अंडरग्राउंड वाटर के रूप में मिलता है, क्योंकि बरसात होने के बाद उसके जो नमी होती है वो जो है मिट्टी जो है पूरा अपने आप में ऑब्जर्व कर लेती है, और उसके थ्रू क्या होता है हमारे कुएँ वगैरह जो हमारे होते हैं, स्प्रिंग्स हो गई हमारी, इन सब में क्या होता है इसके थ्रू हमें पानी मिलता है, और इसको हम बोलते हैं अंडर वाटर रिसोर्सेज होता है, अंडरग्राउंड रिसोर्सेज होते हैं हमारे पानी के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस जो वीडियो हमने अभी बनाई है, इतने पार्ट को आप चैप्टर के अच्छे से समझिए, देखिए इसे, और हम कल बात करेंगे इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट को, जिसमें हम बात करेंगे वाटर साइकिल के बारे में। ओके स्टूडेंट्स।